युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 32। इंडिया में होटल रूम में नैना फ्रेश होकर नीचे आ गई थी। नहाने के बाद उसके फेस पर कुछ अलग ही ग्लो आ रहा था। नैना लॉबी में रेहान के सामने आकर बैठ गई। उसके खुले गीले बाल उसे और भी अट्रैक्ट बना रहे थे। उसे कोई भी ऐसा देख यही कह सकता है कि आधे घंटे पहले ये क्या थी और अब क्या है। होटल के अंदर बने रेस्टोरेंट के अंदर तीनों खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद रेहान फ्रेश होने कमरे में चला गया। वह अपने कपड़े चेंज करके कैजुअल कपड़े पहनकर नीचे आया और तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए, क्योंकि आज रात में उसके फादर का हार्ट सर्जरी होने वाला था। रात का समय बजाज मेंशन। सभी लोगों ने खाना खा लिया था और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। मन्नत घर में सबके साथ फैमिलियर हो गई थी। सब उससे काफ़ी प्यार और केयर के साथ रखते हैं। किसी ने भी उसे फील नहीं होने दिया कि वह यहाँ नई या अनजान है। सब ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। जो भी हो, दादी हो या मीरा जी, काव्या, राहुल, सभी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय युग के। राहुल अपने कमरे में था, अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ाए हुए काम कर रहा था। काव्या उसे देख रही थी और उसके पास आकर बैठ गई। राहुल ने काव्या को अपने पास में बैठते हुए उसकी आहट सुन लिया था। उसने बिना देखे काव्या से कहा, क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? तुम आराम करो, मैं आता हूँ। काव्या राहुल की बाहें पकड़ नाराजगी जताते हुए बोली, राहुल तुम कितना काम करोगे? जब देखो तब काम काम काम, सिर्फ काम। इतना सुन राहुल ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और काव्या की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखते हुए बोला, हाँ मैं अभी लैपटॉप बंद करने ही वाला था, पर मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया जो अभी करना बहुत ज़रूरी है। काव्या झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर रखते हुए बोली, राहुल तुम काम भी करो और अपनी सेहत पर ध्यान भी रखो। अगर तुम बीमार पड़ गए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम बीमार मत पड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी, समझे तुम? काव्या के मुंह से ये सुन राहुल लैपटॉप को साइड में रख दिया और काव्या का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम कहोगी कि तुम मेरा ख्याल रखने वाली हो तो मैं खुशी खुशी बीमार पड़ने के लिए तैयार हूँ। अब काव्या को राहुल की बातें सुन गुस्सा आने लगा, इसलिए काव्या ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अब बस भी करो राहुल, तुम क्या अब सच में बीमार पड़ने का इरादा है? तुम्हें बीमार पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, समझे तुम? इतना सुन राहुल ने अपने दोनों कान पकड़ लिया और कहने लगा, सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। इतना सुन काव्या ने राहुल का दोनों हाथ पकड़ ली और हंसते हुए बोली, अब बस करो, चलो सोने प्लीज़ जल्दी। राहुल ने काव्या के दोनों गाल छूते हुए कहा, आप जैसे कहो मैडम। इतना बोल राहुल उठकर एक कदम आगे बढ़ाया होगा कि काव्या बोल पड़ी, मुझे कौन उठाएगा? राहुल रुक गया और पीछे मुड़ के दोनों हाथ कमर पे रख काव्या को घूरते हुए कहा, अच्छा है ये बात। काव्या छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगी, हाँ तो तुम मुझे उठाकर बेड तक लेकर चलोगे? काव्या का इस तरह से मुंह फुलाया हुआ देख राहुल खुद को मुस्कुराने से रोक न सका और एक झटके से उसने काव्या को अपने गोद में उठा लिया। काव्या ने भी अपने दोनों हाथ राहुल के गले में डाल दिए और नखरे दिखाते हुए बोली, क्या फ़ायदा, सिर्फ 4 कदम तो चलना है। राहुल अपनी नज़रें नीचे झुका काव्या के तरफ देख कहा, तो तुम क्या चाहती हो, पूरे मेंशन में ऐसे लेकर घुमाऊं तुम्हें? काव्या इतना सुन राहुल से और चिपकते हुए बोली, मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ। अच्छा, और वह क्या चाहती हो तुम? काव्या ने शरारती करते हुए आगे बोली, यही कि तुम सिर्फ मेंशन में नहीं बल्कि पूरे मुंबई शहर में ऐसे ही लेकर घुमाओ। इतने में राहुल ने काव्या को बेड पर लेटा दिया और कहा, ठीक है, अब यही समझो कि मैंने तुम्हें पूरा मुंबई घुमा दिया। काव्या ने मुंह बनाते हुए बोली, तुम ना दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। अच्छा जी, तुम कह रही हो तो बुरा ही सही बन जाता हूँ। इतना बोल वह राहुल काव्या के ऊपर आ गया।
काव्या कुछ रिएक्ट कर पाती कि उसके पहले राहुल ने उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। रात के 3:45। इतनी देर रात को बजाज मेंशन का दरवाज़ा खुलता है। उसके अंदर युग का कार मेंशन के अंदर आ गया था। पहले कार में से शेरा बाहर निकला और पीछे का दरवाज़ा खोला। उसमें से युग बिना किसी भाव के बाहर निकलता है। पूरे मेंशन में सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर 4-5 गार्ड्स गार्डन में टहल रहे थे और युग बिना कुछ कहे कार से निकल मेंशन के अंदर चल देता है। इस वक्त सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे और सभी सर्वेंट भी अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। युग ने नीचे से ही देख लिया था कि उसके कमरे का लाइट्स ऑन है, क्योंकि खिड़की से पीली रोशनी साफ दिखाई दे रहा था। युग सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने शांत उठते कदम अपने कमरे की ओर ले गया। युग ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। जैसे कदम अंदर रखा, रूम का पूरा लाइट ऑन था। युग दरवाज़ा बंद कर एकदम बेड के पास आया। युग की तेज नज़र सीधा अपने बेड पर सुकून से सो रही मन्नत पर गया। मन्नत बेड के बीचों बीच में पेट के बल सोई थी, जिसे देख युग अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है, जैसे कि युग मन्नत की ओर बढ़ रहा था। इतना आराम से मन्नत को सोता देख युग के अंदर चिढ़ मच रहा था। उसके अंदर मन्नत के प्रति गुस्सा और नफरत बढ़ते जा रहा था। यह वही लड़की है जो एक दिन पहले अपने एक्स के साथ झूठ बोलकर रेस्टोरेंट में बैठी थी। युग ने जिससे वह फ़ोटो देखा था, तब से उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह जो उसके सामने लड़की सोई है, उसके दिल में कोई और ही है, और यह बात युग जरा भी हजम नहीं कर पा रहा था। युग थोड़ा सा नीचे झुका और मन्नत के बाहें पकड़ उसे सीधा किया। युग की बिहेवियर थोड़ा रूडली था, जिस वजह से उसकी नाइट गाउन थोड़ा सा सरक गया, जिससे उसके ब्रेस्ट के ऊपर का भाग, जिस पर छोटा सा काला सा तिल दिखने लगा। एक पल के लिए मानो वह जम सा गया, बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़र हटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका दिल की धड़कन भी तेजी से चलने लगा। युग की नज़र तिल से हटकर उसके ब्रेस्ट पर जाके टिक गया, जैसे उसे अपने तरफ आकर्षित कर रहा हो। उसे इस तरह देख युग को अपनी बॉडी में गर्मी महसूस होने लगा। उसे इस तरह से सोता देख युग की नज़र उसके पूरे बॉडी को स्कैन करने लगा, कभी उसके नेक पर, तो कभी उसके होंठ पर, तो कभी कमर पर, पूरी तरह से देखने लगा। आज युग उसमें खुद को खोते जा रहा था। युग सीधे से खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों से सिर के बाल को पीछे के तरफ ढकेलते हुए सोफे के तरफ बढ़ गया, मानो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। युग सबसे पहले अपना कोट उतारकर सोफे पे रख दिया। उसके बाद अपना वॉच और मोबाइल निकाल टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथ गर्दन पर रब करने लगा। फिर अचानक से बालकनी की ओर चला जाता है और अपनी शर्ट के बाजुओं को फोल्ड कर लेता। बालकनी में रखे हुए सिगरेट निकालकर लाइटर जलाकर लंबी लंबी कश लेने लग जाता। बाहर से दिखने में वह जितना शांत था, अंदर से उतना ही बेचैन था। ऐसे ही सिगरेट पीते हुए 15 मिनट निकल गए। युग बालकनी का डोर बंद कर वापस कमरे में आया और तुरंत वॉशरूम में चला गया और अपने कपड़े निकाल शावर के नीचे खड़ा हो गया। युग जल्दी ही उमड़ रहे थे। अपने जज्बातों को कंट्रोल कर अपने आप को ठंडा करने लगा। दूसरी तरफ उदयपुर सिटी हॉस्पिटल, बाहर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए थे और नरेश जी को सर्जरी थिएटर रूम में शिफ्ट करा दिया गया था, क्योंकि आज रात उनके ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर नैना, उसके मामा और रेहान, साथ ही साथ में अमन भी रुका हुआ था। नैना बाहर स्टील के बने हुए बेंच पर अपने दोनों पैर ऊपर कर पैरों के बीच में अपना मुंह छुपाकर बैठी थी। रेहान अपना मोबाइल लेकर हॉस्पिटल से बाहर आकर बातें कर रहा था। उसने अपना कॉल अपने
घर सर्वेंट कदम को लगाया था, अपने डैड के बारे में हालचाल पूछ रहा था कि उन्होंने टाइम पर दवाइयाँ खाए कि नहीं, उनकी तबीयत कैसी है। ये सब पूछने के लिए उसने कदम को कॉल किया था। कदम ने रेहान से कहा, साहिब ने खाना और दवाई खाकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तब जाकर रेहान को तसल्ली हो गया। रेहान हमेशा अपने डैड की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा डरता रहता है, कहीं उन्हें खो ना दे। ये बात उसे हमेशा सताता रहता है। जब रेहान हॉस्पिटल के अंदर आया और नैना को इस तरह बैठा देख उसके पास बैठने जा ही रहा था कि उतने में उत्तम जी आए और नैना के पास बैठ गए और अपना हाथ उठाकर नैना के सिर पर फेरते हुए बोले, बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। उत्तम जी की बातें सुन नैना सिर हाँ में हिला दी और अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए उसकी नज़र रेहान की तरफ गया जो उसे ही खड़े होकर देख रहा था। सुबह के 7 बजे मन्नत धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर अंगड़ाई लेते हुए उठने की कोशिश की। अचानक से धड़ाम से वह नीचे गिर गई। उसके एक साइड कमर में मोच आ गया और उठकर ज़मीन पर बैठे खुद को ध्यान से देखने लगी। वह इस वक्त सोफे पर सोई हुई थी। मन्नत की नज़र तुरंत बेड की ओर गई जिस पर युग बेड के बीचों बीच में पेट के बल सोया था और जो बेडशीट पहले था वह युग ने बेड से निकालकर सोफे पर फेंक दिया था, जिसे देखकर मन्नत कुछ समझ नहीं पाई। मन्नत ज़मीन से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे कदम बेड की ओर बढ़ा दी। जब बेड के पास आकर रुकी और गौर से युग को देखी तब जाकर उसे सुकून मिला और अपने राइट हैंड से सीने पर रख आंखें बंद कर लंबी सांस ली, क्योंकि एक पल के लिए वह बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है। अपनी आंखों के सामने युग को देख मन्नत रिलैक्स हो गई, पर उसे यह बात सताने लगा कि सोफे पर कैसे गई और युग कब आया। हो ना हो ये युग ही उसे सोफे पर रात में किया होगा। मन्नत को अब गुस्सा आने लगा था। युग उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। मन्नत पिल्लो उठाकर युग को मारने जा रही थी, पर उसको इस तरह गहरी नींद में सोता देख उसका मारने का दिल नहीं किया। और आज पहली बार था कि युग इतनी देर तक सो रहा था, क्योंकि वह देर रात से घर आया था। ऊपर से उसे पूरी रात नींद नहीं आया, अब जाकर वह कहीं सोया था। युग 2 पिल्लो लेकर सोया था। उसके दोनों हाथ ऊपर थे, उसका वन साइड फेस दिख रहा था। मन्नत 2 मिनट के लिए उसे घूरकर देखने लगी, उसका नाक नक्शा सब और खुद के मन में कहने लगी, ये सोते हुए कितना शांत दिखता है ना, और साथ में खूबसूरत भी। मन्नत थोड़ा नीचे झुककर युग के बियर्ड को बहुत ध्यान से देखने लगी। मन ही मन कहने लगी, आखिर इसका शेविंग कौन करता है। एक भी बाल इधर उधर नहीं हुआ है, जितना पॉइंट कट मारा हुआ है। फिर अचानक से मन्नत जल्दी से सीधे खड़ी हो गई और अपने सिर पर चपात मारते हुए बोली, मन्नत यह क्या कर रही है। अगर कहीं युग उठ गया ना, यह तुझे गलत ही समझेगा। मन्नत जल्दबाजी में वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सुबह के 9 बजे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए सब लोग आ गए थे। शेरा को देखकर सभी को पता चल गया कि युग आ गया है, पर युग आज अभी तक नीचे नहीं आया था। वे आज अभी तक सो रहा था। मन्नत नीचे किचन के काम में मीरा जी के साथ हाथ बटा रही थी। मन्नत ने तो सुबह ही युग को देख ली थी कि इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं युग अपने कमरे में उठ गया था और फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। लगभग 40 मिनट के बाद युग वॉशरूम से बाहर निकला और वार्डरोब से कैजुअल कपड़े निकालकर पहन लिया। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद हो गए थे। मीरा जी ने मन्नत की तरफ देख पूछा, मन्नत बेटा क्या अभी तक युग उठा नहीं है। मन्नत जब नीचे आई थी तब युग सो रहा था, जिस वजह से उसे अभी पता नहीं युग उठा है कि नहीं। मन्नत हल्की स्माइल करते हुए बोली, माँ शायद उठ गए होंगे। जब मैं नीचे आई
तो वह सो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें उठाया नहीं। मीरा जी ने मन्नत की बातों की सहमति देते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, अच्छा किया तुमने जो उसे उठाया नहीं, देर रात से आया होगा, उसे थोड़ा आराम करने दो। मन्नत घर में सबके साथ काफ़ी फेमिलियर हो गई थी। सब उसे काफ़ी प्यार और केयर के साथ रखते हैं। किसी ने भी उसे फील नहीं होने दिया कि वह यहाँ नई या अनजान है। सबने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। जो भी हो, दादी हो या मीरा जी, काव्या, राहुल, सभी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, सिवाय युग के। डाइनिंग टेबल पर कोई और भी बैठा था जो युग के आने का बेसब्री से इंतजार था, और कौन हो सकता है मोनिका के सिवा। मोनिका डाइनिंग टेबल पर बैठे ही अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मन्नत का झूठ सबके सामने लाने के लिए उसने अपने मन में प्लान्स बना ली। मोनिका के फेस पर एक शातिर स्माइल था। वह अपने हाथों में मोबाइल लेकर बैठी थी और उसे गोल गोल घुमाए जा रही थी। उसे अगर किसी का इंतज़ार था तो वह सिर्फ युग का कर रही थी। मोनिका का ब्रेकफास्ट करने का ज़रा भी मन नहीं हो रहा। वह तो सिर्फ यही चाह रही थी कि कब मन्नत का झूठ सबके सामने पर्दाफाश करे। मन्नत और मीरा जी को एक साथ घर के कामों में देख मोनिका अंदर ही अंदर जल भून रही थी और अपने मन में मन्नत को कोसते हुए बोली, माय डियर मन्नत, संस्कारी बहू बनने का तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक है। बन लो, बस एक बार युग को नीचे आ जाए। ये फ़ोटो सबके सामने दिखाकर तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ ना उधेड़ दी तो मेरा नाम मोनिका मेहरा नहीं। इतना मन ही मन बोल उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर खुद को शांत कर युग का ही इंतज़ार करने लगी। अचानक से उसके फेस का रंग ही बदल गया। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि सीढ़ियों से उतरते हुए युग नीचे आ रहा था। युग को देखकर यही लग रहा था जैसे वह ऑफिस नहीं जाने वाला है, क्योंकि वह प्रोफेशनल कपड़े नहीं पहना हुआ था। वह कभी भी अपने कैजुअल कपड़े में ऑफिस नहीं जाता। युग इस वक्त ब्लू कलर का जीन्स, वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। शर्ट के स्लीव्स ऊपर की ओर फोल्ड किया हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे, जो इस वक्त उसके तरफ कोई भी अट्रैक्ट होने से अपने आप को नहीं रोक सकता। मोनिका का तो नज़र युग से हट ही नहीं रहा था। आज वही हालत मन्नत का भी था। वह भी हाथ में जूस का गिलास ली तो थी, पर उसकी नज़र सिर्फ युग की तरफ था। युग डाइनिंग टेबल के पास आया और झुककर दादी और माँ का आशीर्वाद लिया। दादी तो अपने पोते को देख जान न्यौछावर कर दे, वही हाल मीरा जी का भी। दोनों ने खुशी खुशी से आशीर्वाद दिया। युग ने एक बार भी नज़र उठाकर मन्नत के तरफ नहीं देखा और आज वह मन्नत के बगल में भी नहीं बैठा। वह अपनी दादी और माँ के बीच में चेयर लगाकर बैठ गया। रौनक युग को छेड़ते हुए कहा, वाह ब्रो, आज तो तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। काश मैं लड़की होता। युग अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए रौनक को देखने लगा। रौनक के ऐसे कहने पर बाकी के सभी लोग मुस्कुराने लगे, पर युग कोई फर्क नहीं पड़ा। युग को देखकर मोनिका के फेस पर जंग जीतने वाला स्माइल आ गया। उसका बस चले तो वह तुरंत उठकर युग को दिखा दे, पर उसने अपनी चाल चलते हुए थोड़ा सब्र की ताकि इस सब का वह बड़े आराम से मज़े लेकर तमाशा देखे। अब जाकर वह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगी। मन्नत को भी युग का बिहेवियर थोड़ा बदला बदला समझ में आने लगा, क्योंकि हमेशा ही युग की नज़र मन्नत पर ही रहती है। मन्नत सुबह का वक्त याद करने लगी कि सुबह जब वह सोकर उठी तो वह सोफे पर थी। इसका मतलब कि युग किसी बात से नाराज़ है और आज उसने एक भी नज़र उठाकर नहीं देखा। इससे तो मन्नत का शक यकीन में बदलने लगा, पर मन्नत कुछ युग को अच्छे से समझ भी तो नहीं पा रही थी। आखिर किस बात से ऐसा कर रहा है। कुछ दिनों से युग का बिहेवियर मन्नत को अच्छा लगने लगा था
और जब युग ने उसकी फ्रेंड नैना का मदद किया, इतना बड़ा अमाउंट हॉस्पिटल का भर दिया, तो और भी युग की इज्जत उसके नज़रों में बढ़ती चली गई। पर आज युग का फेस बर्ताव देख मन्नत को भी अंदर से अजीब लगने लगा। पर उसने अपने सभी ख्यालों को झटक दी और शांति से जूस पीने लगी। खुद के मन में बोली, जब युग कमरे में जाएगा तो मुझे उसे थैंक्स बोलना है कि उसने बिना किसी सवाल जवाब के नैना के पापा का इलाज के लिए पैसे दिए। मन्नत यह सब अपने मन में सोच ही रही थी कि राहुल युग के तरफ देख कहा, और ब्रो, मलेशिया का ट्रिप कैसा रहा? कैसे हैं मलेशिया के मिस्टर हेनरी बिदादारी? युग अपने दोनों हाथ टेबल पर रख नज़र उठाकर राहुल की तरफ देखा और कहा, एकदम बढ़िया। राहुल अपनी जगह बैठते ही युग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और ब्रेकफास्ट करने लगा। काव्या ने भी शिकायत करते हुए युग से बोली, भाई आप इतने काम में बिजी हो, आपको यह तक नहीं पता कि घर में कोई और भी लोग रहते हैं, कुछ उनके लिए भी ले चलूं? चलो, हमारे लिए ना सही अपने प्यारी भोली बीवी के लिए कुछ लाए कि नहीं? दादी ने काव्या को डांट लगाते हुए बोली, अभी मेरे पोते ने एक निवाला खाया भी नहीं और तुम लोगों की शिकायतों का पिटारा लेकर खड़े हो जाते हो। काव्या तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, ओ मेरी लाडली दादी, तुम्हें तो सिर्फ पोता ही दिखाई देता है, पोती को कभी दिखाई नहीं देती ही नहीं है। कभी कभार अपनी पोती का भी साइड लिया करो। काव्या का इतना बोलना कि सभी लोग टेबल पर मुस्कुराने लगे। अब दादी भी कहाँ चुप बैठने वाली। दादी ने भी तुरंत कहा, बिना ध्यान दिए इतनी बड़ी हो गई है तू, और मैं एक ही जगह बैठी बूढ़ी हो गई, तू इतनी बड़ी हो गई, कभी ऐसा नहीं लगा तुझे इस बुढ़िया के माथे पर तेल लगा दूँ, पैर दबा दूँ? नहीं, ये सब नहीं दिखाई देगा। सिर्फ मेरे लिए ये नहीं किया, वह नहीं किया। कितना झूठ बोलती हो दादी। जब मैं स्कूल में थी तो तुम्हारे अमेजोन सिर के बाल में तेल लगाया करती थी और मेरे नेल्स टूट गए थे। हाँ पता है, तू 2 दिन बीमार पड़ गई थी। तुझे आता ही क्या है? किलो भर लाली लिपस्टिक लगाकर घूमना आता है, और क्या? दादी के मुंह से इतना सुन राहुल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देख काव्या गुस्से से राहुल के तरफ देख आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रहा है? काव्या को नाराज होते देख मीरा जी भी मुस्कुराने लगी, पर वह काव्या को डांट लगाते हुए बोली, काव्या बेटा, अब चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तुम जब बहस करने लग जाती हो तो शांत ही नहीं रहती। बिना बहस करे ब्रेकफास्ट करोगी? मीरा जी के कहने पर सभी लोग अपने अपने ब्रेकफास्ट करने लग गए। लगभग 30 से 35 मिनट में सभी ने ब्रेकफास्ट हो गया। सबसे पहले टेबल से राहुल उठ खड़ा हुआ। वह जैसे खड़ा हुआ था कि मोनिका ने तुरंत अपनी गेम चालू कर दी। मोनिका ने नाटक करते हुए बोली, ये मेरे सेल फोन में नोटिफिकेशन आया है, ये मेरी फ्रेंड ने क्या भेजा है? मोनिका ने बड़ी चालाकी से अपना मोबाइल ओपन कर नौटंकी करने लगी। उसे ऐसे रिएक्ट किया जैसे अभी उसने वह पिक्चर देखे। चौंकते हुए बोली, मन्नत, तुम्हारा फ़ोटो मेरी फ्रेंड के पास कैसे गया? ये तुम ही हो ना? उसने बड़े शातिर और शार्प माइंड से रिएक्ट किया, जैसे किसी को कोई शक ना हो। मोनिका अपनी जगह बैठे ही मोबाइल स्क्रीन आगे घुमाकर सभी की आंखें उसके मोबाइल की ओर ही था। काव्या ने तुरंत मोनिका के हाथ से मोबाइल ले ली और गौर से देखने लगी, यहाँ तक कि उसने पिक्चर्स को जूम भी करके देखे और देखते हुए ही बोली, हाँ ये तो भाभी है, पर ये भाभी के साथ और कौन है? ये सब कब का फोटो है? राहुल भी वहीं खड़ा होकर मोबाइल में देखने लगा। काव्या ने मोबाइल मन्नत की ओर
पास करते हुए बोली, भाभी आपके साथ कौन है ये पिक्चर में? मन्नत फोटो का नाम सुन इतनी अंदर से डर गई, उसकी हार्ट बीट तेजी से धड़क रहे थे। वह सबके सामने क्या बोले? उसके हाथ कांपने लगे। अपने मोबाइल हाथ में ले ली और जैसे उसकी नज़र उस पिक्चर पे गई, उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। अब उसे ऐसा लग रहा था उसका आत्मा उसके शरीर छोड़कर निकल जाएगा। मन्नत कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना कुछ बोल रही थी। वह क्या झूठ बोली, उसके दिमाग काम करना बंद हो गया। मन्नत के पास में बैठी मीरा जी ने मन्नत के हाथ से मोबाइल लेकर देखने लगी और बड़े गौर से देखते हुए बोली, इस तस्वीर में तो तुम ही हो, पर तुम्हारे साथ ये कौन है? और तुम बाहर कब गई? कब का है ये फ़ोटो? मीरा जी के एक साथ में इतने सारे सवाल मन्नत सुन उसे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी वह यहाँ से गायब हो जाए। वह क्या बताएगी, कैसे समझाएगी? मन्नत अपनी नज़र उठाकर तुरंत युग की तरफ देखे, जो उसकी नज़र अभी भी अपने हाथ में लिए जूस के ग्लास पर था। मानो वह सब सुन रहा हो, पर उसे कोई फ़र्क न पड़ रहा। मन्नत को कुछ न बोलता देख मोनिका अंदर से इतनी खुश हो रही थी। मन्नत के मुंह पर जो 12 बजे थे वही मोनिका को सुकून दे रहा था। मोनिका अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई और मोबाइल हाथ में लेकर बोली, जहाँ तक मुझे पता है ये ड्रेस तो तुमने कल ही पहनी हुई थी, और हाँ, कल तुम बाहर भी कहीं तो गई थी ना? अब क्या था, मन्नत का शरीर ठंड होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि वह कोई मुजरिम है और उसे आज कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। मन्नत अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मोनिका आगे बोली, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये कौन है? तस्वीर में तुम्हारा कोई रिलेटिव है क्या? मन्नत एकटक युग की तरफ देखने लगी, जो अभी तक उसकी तरफ एक भी नज़र उठाकर नहीं देख रहा था। सभी लोगों के पूछने पर भी मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस वजह से मीरा जी चिढ़ते हुए बोली, मन्नत बेटा, अब क्या तुम सच सच बताओगी कि ये कौन है? क्या मैं समझ जाऊं कि तुम मुझसे झूठ बोलकर कल गई थी? 5 मिनट में सभी लोगों ने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बना लिए होंगे, मन्नत से पूछ लिए, जिसका मन्नत ने एक भी जवाब नहीं दी। अब मोनिका ने मोबाइल हाथ में लेकर युग के पास आई और युग के सामने रखते हुए बोली, एक बार तुम देखो युग, क्या तुम इसे जानते हो? युग बिना किसी भाव के चेयर पर बैठा ही था। मोनिका ने मोबाइल युग के सामने रख दी, जिसमें क्लियरली मन्नत और युवराज के पिक्चर दिखाई दे रहे थे, पर युग ने एक बार भी नज़र उठाकर मोबाइल में नहीं देखा। युग बिना मोबाइल में देखे मोबाइल को अपने राइट हैंड से आगे के तरफ सरका दिया और टेढ़ी स्माइल करते हुए सबके तरफ देखा, फिर मन्नत के तरफ देखते हुए कहा, मॉम, मैं इस आदमी को जानता हूँ। मैंने ही मन्नत को भेजा था क्योंकि इसकी फ्रेंड नैना को पैसे की ज़रूरत थी। उसके पापा का हार्ट का ऑपरेशन कल रात को ही था और उन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ रहा था। अगर उन्हें टाइम पर पैसे नहीं मिलता तो उसके पापा का ऑपरेशन नहीं हो पाता। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नज़र सिर्फ युग पर था। बड़े ध्यान से सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। 2 मिनट चुप होकर युग ने बोलना जारी रखा, सही कह रहा हूँ ना वाइफ? अब कैसी है तुम्हारी फ्रेंड की पापा की तबीयत? तुमने पूछा उससे? मन्नत नाक से सांस लेना ही भूल गई। वह मुंह से लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसकी बॉडी तो ठंडी होना चालू हो गया था। मन्नत अब क्या ही बोलती, उसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। मन्नत हाँ करना, जिससे देख युग का फेस बहुत डार्क हो गया। उसे देख सबको यही लग रहा था सब नॉर्मल है, पर किसी को ये नहीं पता उसके साथ कौन सा तूफान आने वाला है। युग की बातें सुन किसी की हिम्मत नहीं हुआ उससे दोबारा क्वेश्चन पूछे।
युग ने कह दिया मतलब कह दिया। युग की बातों पर सभी ने यकीन भी कर लिया। युग के मुंह से नैना के नाम सुन मीरा जी ने मन्नत के पास आकर खड़ी हुई और मन्नत के कंधे पर हाथ रख फिक्र जताते हुए बोली, मन्नत बेटा, तुमने बताया नहीं तुम्हारी दोस्त के पापा का ऑपरेशन है। अगर तुम्हें मिलना ही था तो हमें बता देती बेटा, तुम्हें कोई ना नहीं कहता, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। वह तुम्हारी दोस्त है तो हमारी भी मेहमान हुई ना। अच्छा ठीक है, अब सब जाने दो, यह बताओ अब उसके पापा की तबीयत कैसी है। मीरा जी के प्यार भरा लफ्ज़ सुन मन्नत बड़ी मुश्किल से हल्का सा स्माइल की और बोलने के लिए जैसे होंठ हिला रही थी कि मोनिका बीच में बोल पड़ी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हारी फ्रेंड के पापा का ऑपरेशन ही था, उन्हें पैसे की ज़रूरत ही था, तो तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? फ़ोटो में तो क्लियर दिख रहा है, ये किसी होटल का लोकेशन दिखाई दे रहा है। मन्नत कुछ कह पाती उसके पहले युग अपनी जहरीली आंखों से मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुमने कब से सीआईडी का काम चालू कर दिया? इतनी बारीक बारीक सबूत इकट्ठा कर रही हो, कभी ड्रेस तो कभी लोकेशन तो कभी इयररिंग्स, क्या है ये सब? मोनिका को अब अपने ऊपर ही शर्म आने लगा। उसके बिछाए हुए जाल में वह खुद ही फंस गई। एक नज़र सभी के तरफ देख अपनी बात रखते हुए आगे बोली, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब था कि अगर मन्नत को पैसा ही देना था तो वह उसे घर भी बुला सकती थी। युग अब चिढ़ते हुए सीरियस टोन में कहा, तुम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हो? उन्हें नहीं अच्छा लगा घर आकर पैसे लेकर जाए। युग को सीरियस होता देख राहुल अच्छे से समझ गया, इसलिए वह बीच में आकर कहा, मोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर एक बार युग कह रहा है मतलब बात वहीं ख़त्म होती है। मोनिका इतना जल्दी कहाँ हार मानने वाली, वह तो उल्टा अपने भाई को ही समझाते हुए बोली, भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि मन्नत बजाज खानदान की बहू है। ये इधर उधर ऐसी वैसी जगह पर रुककर किसी से बात करेगी जैसे मेरी फ्रेंड ने उसका फ़ोटो निकाल कर भेज दिया है। इसका मतलब वह लोग भी उस होटल में गए होंगे। आजकल के लोग पता है ना कैसी कैसी बातें बना लेते हैं। मेरा बस यही कहने का मतलब था। मोनिका अपनी जहर उगल ही रही थी कि मन्नत की नज़र सिर्फ और सिर्फ युग पर टिका हुआ था कि युग को उसकी बात समझे। वही मन्नत युग को लगातार देखे जा रही थी। एकाएक उसकी नज़र युग से मिली जो उसे अपनी कोल्ड नज़रों से देख रहा था। मन्नत को लगा जैसे वह अपनी आँखों से ही उसे वार्न कर रहा हो। मन्नत को पिछला इंसिडेंट याद आ गया क्योंकि युग ने एक दो बार पहले भी मन्नत को धमकी दे चुका था, पर आज तो मन्नत का झूठ सबके सामने आ गया है। अब युग न जाने उसके साथ आज क्या करेगा। मन्नत तो यह सोच सोच के उसका अंदर से बुरा हाल होते जा रहा था। मोनिका का बहस सुन युग चेयर से उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर चल दिया और जाते जाते कहा, तुम्हें इतना सोचने और फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पर फोकस करो। युग के जाने के बाद सभी लोग नॉर्मल हो गए थे। मीरा जी ने मन्नत से कहा, मन्नत बेटा, अपनी फ्रेंड को कॉल लगा कर पूछ लो उसके पापा की अब कैसी तबीयत है, और हाँ, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक युग या मुझसे कह सकती हो। मन्नत बहुत दुखी थी। वह चेयर से तुरंत उठकर मीरा जी के गले लग गई और यूँ मीरा जी के अचानक गले लगने से मीरा जी ने मन्नत के सिर पर अपना हाथ फेरने लगी और बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को, सब ठीक तो है ना? मन्नत के आँख में हल्का सा पानी आ गया था, तो भी वह हंसते हुए बोली, माँ बहुत अच्छी हो, अब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मन्नत का ये कहना कि सभी लोग उसी को देख रहे थे। काव्या उठकर बोली, हाँ भाभी, ये तो आपने सही कहा, मेरी माँ है बहुत अच्छी।
राहुल भी वहाँ से उठकर चला गया। रौनक भी चला गया। एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले गए। मोनिका चेयर पर बैठ अपने आप को शांत करने लगी, क्योंकि आज उसका सभी के सामने युग के मुंह से बेइज्जती जो हो गया था। मन्नत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कमरे में जाने लगी। उसका दिल तो नहीं कर रहा था युग के सामना करने के लिए। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। आज उसे कोई नहीं बचा सकता युग से। मन्नत अपने मन में कहने लगी, मैं युग से माफ़ी मांग लूँगी। उसे सब सच सच बता दूँगी कि मैं युवराज से मिलने गई थी। उम्मीद करूँगी कि युग मुझे एक मौका तो देगा। मन्नत कमरे का दरवाज़ा खोल दबे पांव कमरे में जाने लगी। युग इस वक्त सोफे पे किसी राजा की तरह एक पैर दूसरे पैर पर डाल बैठा था। मन्नत जितना युग के करीब जाने लगी, उसकी धड़कन उतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी। उसके माथे पर पसीने आ गए थे। वह अपने दोनों हाथ की उंगलियां आपस में उलझा रही थी। मन्नत चुपचाप युग के सामने जाकर खड़ी हो गई। मन्नत लंबी लंबी सांस ले रही थी और वह अपनी बातें कैसे रखे, एक्सप्लेन करे, उसे नहीं समझ में आ रहा। आज युग उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसके हाथों में ठोस सबूत जो लग गया है। मन्नत बड़ी मुश्किल से बोलना स्टार्ट की। युग नाम है मेरा। इतना बोल युग सोफे से उठ खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले मन्नत के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया और बड़े शांत आवाज़ में कहा, पहले ठंडा पानी पी लो, फिर ए से लेकर जेड तक सब सच सच मुझे बताओ, वरना मैं अगर पता लगाया ना तो। युग अपनी बातें बीच में छोड़ दिया, जिसे सुन मन्नत युग की आंखों में देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गंगा जमुना नदी के जैसे आंसू बहने चालू हो गए। मन्नत ने पहले अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, फिर एक लंबी सांस छोड़ते हुए खुद को शांत की, फिर युग को देख बताना स्टार्ट की। जब मुझे पता चला कि युवराज इंडिया आ गया है, मैं उससे एक बार मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी। इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। मुझे सिर्फ उससे एक बार माफ़ी मांगना था। युग भारी आवाज़ में बोला, वाई? मन्नत ने अपने आंसू पोंछते हुए आगे बोली, तुम्हें तो सब पता है कि इंगेजमेंट वाले दिन तुमने उसके साथ क्या किया, जिस वजह से हम दोनों की सगाई नहीं। मन्नत ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की कि युग ने गुस्से से उसकी दोनों बाहें पकड़ अपने करीब कर लिया। दांत पीसते हुए कहा, आइंदा से उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना, वरना क्या? अब क्या बचा है करने के लिए? सब तो तुमने ख़त्म कर दिया। आज जो कुछ तहस नहस हुआ है, उस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो युग बजाज, सिर्फ तुम। युग अचानक से मन्नत की बाहें की पकड़ ढीली हो गई और वह फेक स्माइल करते हुए कहा, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। फिर तुमने उससे अपने सो कॉल्ड एक्स के बारे में भी सब पता होगा। एक्स वर्ड सुन मन्नत के अंदर चिढ़ मचने लगा। उसका दिल कर रहा था वह युग को एक चांटा लगा दे। वह इतने गुस्से में थी कि उसे समझ में नहीं आया। उसने अचानक से युग का कॉलर पकड़ ली। मन्नत के दोनों हाथ युग के कॉलर पकड़े हुए थे। युग एक नज़र मन्नत को देखा, फिर उसके हाथों को जो कॉलर को कस के पकड़े हुए थे। अगर बात कुछ और होती तो शायद युग को गुस्सा नहीं आता मन्नत की ऐसी हरकत पर बात युवराज की थी और मन्नत उसके लिए आंदोलन कर रही थी, जो युग को जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। युग टेढ़ी स्माइल किया और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ से मन्नत के हाथ पकड़ा।
अब जाकर मन्नत को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, जो पहले से ही इतना भड़का हुआ था और मैंने उसे उकसा दी। युग मन्नत के हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए भारी आवाज में कहा, तुम किसी और के लिए मुझसे बगावत करोगी? मन्नत भी अब हल्की स्माइल की और युग को ताने देते हुए बोली, किसी और के लिए मैं तुमसे बगावत नहीं कर रही। जिस हक से तुमने मुझसे शादी किया था उस हक से। युग का हाथ मन्नत के हाथ को पकड़ा था तो दूसरा हाथ उसके कमर पर चला गया और शैतानी स्माइल करते हुए कहा, अच्छा तो मेरी जंगली बिल्ली को हक चाहिए, नॉट बैड वाइफ। मन्नत अब अपने कहे हुए शब्द पर पछताने लगी कि उसने गुस्से ही गुस्से में क्या बोल गई। वहीं युग की पकड़ मन्नत के कमर पर कसते जा रहा था। अब मन्नत युग की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। मन्नत अपने दोनों हाथ युग के चेस्ट पर रख धक्का देने लगी, पर युग टस से मस नहीं हुआ। मन्नत लगातार युग से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। मन्नत का यूं युग से इस तरह से दूर जाना युग को अच्छा नहीं लग रहा था। युग ने मन्नत को सोफे पर ढकल दिया और युग मन्नत के ऊपर आ गया। यह इतना जल्दी हुआ कि मन्नत संभल नहीं पाई। अब मन्नत को जोर से चिल्लाकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे प्लीज़। वही कर रहा हूँ जो मुझे पहले ही तुम्हारे साथ कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ किसी चीज़ की भूखी है और उसका भूख अब शांत करने का वक्त आ गया है। मन्नत अब रोने और गिड़गिड़ाने लगी। युग ने अपने दोनों हाथ मन्नत के हाथों में उलझा लिया था। अब दोनों के बीच में 1-2 इंच का ही फर्क था। मन्नत अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी और सांसें भी लंबी लंबी लेने लगी। इतने में युग बोल पड़ा, क्या हुआ? हक नहीं चाहिए तुम्हें? वैसे तो बाहर तुम ढोल बजा बजा के पत्नी होने का हक जताती हो, पर कमरे में तुम्हें मेरी पत्नी नहीं बनना। युग थोड़ा रुक के फिर बोलना जारी किया, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर? अब वक्त आ गया है तुम्हें ठंडा करने का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।